हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माई चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में बताने जा रही हूँ। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। फिर से सुनिए, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। देखिए बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। वर्ण का मीन्स होता है, मतलब होता है अक्षर। अब एक एक अक्षर को जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे दो अक्षर मान लीजिए, क प्लस म। ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग अक्षर हैं। तो इन अक्षरों को जोड़ करके जब हम अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क प्लस म बराबर क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये जो चित्र हैं वो किसके चित्र हैं? आपको चित्र से ही पता चल जाएगा कि कैसे जोड़ जोड़ कर सार्थक मेल, कैसे जोड़ जोड़ के शब्द अक्षरों का सार्थक मेल करना है और कैसे शब्द को बनाना है। आइए देखिए कि कमल और घर किन किन वर्णों के मेल से बने हैं तथा ये किस प्रकार सार्थक है। क है कमल। देखिए, क के नीचे यहाँ पे बच्चों एक चीज़ जानना होगा कि कैसे इसको हमको अलग करना है, कैसे इसको जोड़ना है। तो देखिए, क म ल कमल लिखा हुआ है, पूरा कमल सही से लिखा हुआ है। आपको देखना है कि कैसे हलंत के द्वारा एक एक शब्द जो स्वर व्यंजन है, तो व्यंजन को अलग करना है, स्वर को अलग करना है। बच्चों, यहाँ पे स्वर और व्यंजन के बारे में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो स्वर हैं वो हमेशा अपनी सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है, जैसे क ख ग घ जो है, वो स्वर के बिना अधूरा है। अब आप यहीं पे देख लीजिए, क के नीचे हलंत लगा है प्लस अ मिलकर के ये पूरा क बनता है। ये जो क है कमल वाला, ये क जो है, क आधा, क के नीचे हलंत होती है और प्लस अ, ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन प्लस स्वर मिलके व्यंजन बनते हैं, लेकिन अ जो है उसमें आपको किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि जो स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर हैं, ये सारे स्वर अपनी सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन है उसमें अगर हम कहेंगे क, तो क के नीचे हलंत प्लस अ मिला हुआ है। अगर हमने कहा का, तो क के नीचे हलंत प्लस आ मिला हुआ है। फिर अगर हमने कहा छोटी ई की मात्रा के लिए की, तो क के नीचे हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा। ऐसे ही अगर हमने कहा बड़ी ई की मात्रा के लिए, तो क के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों, जो भी है, ये जो व्यंजन है हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हो गया क प्लस अ मिलके क, म प्लस अ मिलकर म, ल प्लस अ मिलकर ल, पूरा ल हलंत हट जाता है जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कमल। कमल देखिए, वर्णों के मेल से बना है। वर्णों मतलब अक्षरों के मेल से, क म ल सबको जोड़ दिया गया तो कमल बन गया। तथा सार्थक है क्योंकि इसका इसका अर्थ है एक फूल। जो शब्द है उसका अर्थ है एक फूल, जिसका नाम क्या है? कमल। देखिए, चित्र भी दिख रहा है। ख नंबर है घर। दूसरा जो है ये चित्र घर का है। तो अब घर को भी देखते हैं वैसे ही, घ र घर। फिर आप देखिए, घ में हलंत है प्लस अ मिलकर घ हो जाएगा और र में हलंत है प्लस अ मिलकर र हो जाएगा। बच्चों, आप अपने आप कॉपी पर जितना चाहे उतना शब्द को लिख लीजिए और एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ के अलग कीजिए, जोड़िए। नहीं आता है तो अपने शिक्षक से पूछिए, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उनको कभी भी क्लास में ऐसे ही सिर नहीं हिलाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि मैम या सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे फिर से बताइए। आप बच्चे हैं, आप जितना समझ लेंगे जीवन भर आपके काम आएगा। तो चलिए, घर घर। हलंत क्यों लगाते हैं बच्चों? हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम उसमें से स्वर को अलग कर लेते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, तो इसलिए हलंत लगाते हैं। जब हम उसमें स्वर को जोड़ देते हैं तो अपने आप हलंत हट जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, घर का।
वर्णों के मेल से बना है तथा सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? एक स्थान। घर एक स्थान होता है जहाँ लोग रहते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल में बदलाव कर देने पर उनसे बने शब्द सार्थक नहीं होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम घर को कमल को मकल कर दें, घर को रग कर दें, वो सार्थक नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग भी नहीं आएगा और बिना वजह का शब्द हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसको पढ़ते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल में बदलाव कर देने पर उनसे बने शब्द सार्थक नहीं होंगे। जैसे मकल, म अ प्लस म क प्लस क ल प्लस ल कम, मकल। वर्णों से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। और इसी प्रकार र और घ से बने रग शब्द को भी सार्थक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब ध्यान रखिए, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही ध्यान दिया जाता है। शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये याद रखना होगा बच्चों। एक लाइन का, छोटी सी लाइन का ये उत्तर है कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो आप एक एक चीज देखते रहिए, छोटी छोटी चीजों को। आपने इतना सारा पढ़ा, अगर आप एक छोटी सी चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है अगर किसी एग्जाम में आएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो चीजें आपको समझने के लिए हैं ही। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द भी होते हैं, एग्जाम में आते हैं, इसमें क्या सार्थक शब्द है, ये इसमें क्या निरर्थक शब्द है। तो ये देखिए आपको दे रहा है कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे यहाँ पर मकल कर दिया, रघ कर दिया, तो वो निरर्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। क है उत्पत्ति के आधार पर, ख है बनावट के आधार पर, ग है प्रयोग के आधार पर। ये देखिए शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा किया गया है। वर्गीकरण का मतलब होता है बच्चों बंटवारा, उसको बांटना, उसके कितने भेद हैं, शब्दों के कितने भेद हैं, शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो शब्दों के 3 प्रकार हैं। एक पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। अब चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये सारे जो भी आएंगे बच्चों, इसमें आप अगर मैं 3 बनाती वीडियो तो आपको 3 बार देखना पड़ता, थोड़ा लंबा होगा बच्चों, तो घबराइएगा नहीं। इसको पूरा एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप एक बार बैठेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके 4 प्रकार हैं। तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये तत्सम तद्भव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के लिए लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे घृत, पत्र, रात्रि, सर्प आदि। देखिए यहाँ पे आवाज थोड़ा अलग टाइप से आ रही है, आपको इसको ध्यान देना होगा। वे शब्द, फिर से देखिए बच्चों, तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए, हिंदी से नहीं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे घी को कहते हैं घृत, पत्र का अर्थ होता है पत्ता, रात्रि का अर्थ होता है रात, सर्प का अर्थ होता है सांप। तो आप हिंदी का जो मीनिंग है उसका एक और पर्यायवाची ही समझ लीजिए, लेकिन आप देखिए कि इसमें किस तरह के अक्षरों का, किस तरह से शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसको नहीं भूलना है। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब पहले वो भी संस्कृत में थे, लेकिन उनका रूप जैसे घृत है तो घृत का अर्थ घी हो गया, रात्रि का अर्थ रात हो गया, तो मीनिंग बदल के उसको इसमें प्रयोग किया जा रहा है हिंदी में। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे घृत का घी, रात्रि का रात, सर्प का सांप। निम्नलिखित तालिका में देखते हैं बच्चों। तत्सम शब्द क्या है? तद्भव। सूर्य का तद्भव सूरज, दधि का तद्भव दही,
चंद्र का तद्भव चांद, रात्रि का तद्भव रात, पक्षी का तद्भव पंछी, स्वर्ण का तद्भव सोना और सप्त का तद्भव सात, मृत्यु का तद्भव मौत, घृत का तद्भव घी, कर्म का तद्भव काम, सर्प का तद्भव सांप, अकर्ण का तद्भव कान, कूप का तद्भव है कुआं और गृह का तद्भव घर, पर्वत का तद्भव पहाड़, श्रृंगार का तद्भव सिंगार। बच्चों, तद्भव तत्सम कहने से आप बिल्कुल भी मत वो हो जाइएगा, घबरा जाइएगा कि ये क्या मैम बोल रही हैं, ये क्या ये पढ़ा रही हैं। देखिए, तद्भव तत्सम मतलब एक याद कराने के लिए बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये घृत मतलब घृत का अर्थ घी है, कर्म का अर्थ है काम, सर्प का अर्थ है सांप। आप ऐसे देखिए। चलिए देशज शब्द देख लेते हैं। वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फावड़ा, पगड़ी आदि। फिर से देखिए, देशज शब्द वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे फावड़ा, पगड़ी। और विदेशी शब्द क्या है? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अरबी फारसी से औरत। देखिए, आपको पूछा जाएगा, कोई वाक्य दे दिया गया कि वह आदमी जा रहा है, आप इसमें विदेशी शब्द बताइए, विदेशज शब्द बताइए। अब आपको लगेगा सब तो ठीक ही है, सब हिंदी का है, क्या इसमें विदेशी है? तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा। अरबी फारसी से है औरत, आदमी, फौज, खर्च, किताब। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा पूछा जाता है कि विदेशज शब्द कौन सा है। फिर अगला है अंग्रेजी से। स्कूल, अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द आते हैं, हिंदी में यूज होते हैं, सेम टू सेम यूज होते हैं। तो देखिए, स्कूल, स्टेशन, रेडियो, पेंसिल आदि। पुर्तगाली से कौन कौन से शब्द हैं बच्चों, हम लोग यूज करते हैं, जान नहीं पाते हैं। गमला, कमरा, काजू, आलू। आलू भी पुर्तगाली शब्द है। आदमी भी फारसी अरबी शब्द है। किताब भी फारसी शब्द है। चलिए, अब ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ पे? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। और तद्भव शब्द है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे घृत का घी। अगला है देशज शब्द वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों में से हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। और अगला है विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब चलिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, अब बनावट के आधार पर देखते हैं। बनावट के आधार पर शब्द क्या है? शब्द के 3 प्रकार। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ज़्यादातर बीएड के एग्जाम में भी आता है, रेलवे भर्ती परीक्षा में भी आता है, सीटेट में आता है, टेट में आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रूढ़, योग रूढ़ के बारे में बताइए। तो यहाँ देखिए, रूढ़ क्या है, योग रूढ़ क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत लंबा करने से आप लोग देखेंगे ही नहीं इसको। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड न हो सके। वे शब्द रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड न हो सके, जैसे रात, मुंह, घर। देखिए, रात का चित्र बना हुआ है, सब चित्र के द्वारा। यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से बनते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, विश्रामालय, विश्राम प्लस आलय। योग रूढ़ क्या है? वे शब्द जो यौगिक किंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग के कारण रूढ़ हो गए हों, जैसे चार पाई, चार पायों वाली, अर्थात खाट। अर्थात करके इसका अर्थ लिखा जाएगा, उसको कहेंगे योग रूढ़। देखिए, यहाँ पे चार पायों वाली कई वस्तुएं हैं, जैसे चार पाई का अर्थ है खाट, रूढ़ हो गया है, खाट जो है वो रूढ़ हो गया है, चार पाई शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार पंकज, पंक, पंख प्लस ज, पंख मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, लेकिन इस शब्द का प्रयोग कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अब चलिए प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये देखिए बच्चों, प्रयोग के आधार पर जो आता है विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है? एक है संज्ञा, दूसरा है
विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। विकारी शब्द क्या है? इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण विकार या परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा शब्द में क्या परिवर्तन होता है? लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां आदि। संज्ञा शब्द में वचन का परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम शब्द में क्या होता है? वह, तुम, मैं, हम, उसे, तुम्हें, मुझे, हमारा आदि। विशेषण शब्द में अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि ये विकार हैं। और जैसा लिंग होगा, जैसा वचन होगा, जैसा वाक्य होगा, हम उस हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और चौथा है क्रिया शब्द में आता है, आया है, आएगा, आ रहा है, ये सारे जो हैं ये क्रिया शब्द में हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप ये बता सकते हैं। अविकारी शब्द क्या है? इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ना बच्चों क्रिया हो गया, लेकिन विशेषण हो गया कि तेज। वह दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज। तेज दौड़ती है। अगर स्त्रीलिंग के लिए तेज दौड़ती है, अब बहुवचन के लिए तेज दौड़ते हैं। तो ये हो गया अविकारी शब्द। इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक है के नीचे, के ऊपर, बाहर, के बाहर, के सामने। ये संबंध बोधक। का की के द्वारा जोड़ा जाता है वाक्यों को संबंध बोधक। और समुच्चय बोधक और या किंतु, और या किंतु। इसलिए देखिए, किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और का प्रयोग करते हैं। तुम और मैं कल बाजार जाएंगे। तो जहाँ भी इनका जोड़ना पड़ता और जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सब समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। और विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक का प्रयोग बच्चों खुशी, दुख, घृणा, उल्लास, हर्ष सबके लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, वाह, शाबाश, अरे, हाय आदि शब्दों के लिए विस्मय आदि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर 4 विकारी तथा 4 अविकारी शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसको मैं अगली बार आपको इन दोनों के 4 जो हैं इनको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों, ये समाप्त हो गया।